नमः शिवाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने इस चैनल जिसका नाम है दक्षिणावर्ती एस्ट्रो विद मीशा। आज मैं आपको कालसर्प योग के बारे में बात करने वाली हूँ। आप ज्योतिष की बहुत बेसिक चीज़ें सीखने वाले हैं, तो जिनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है जिसका नाम है कालसर्प योग। लेकिन आपको पता है किस तरह से कुंडली में शो होता है, कितने प्रकार का होता है, अगर इसका निवारण करना चाहें और तो हम इसका कैसे निवारण कर सकते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं इस विषय पर। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है और ज्योतिष का कोई भी और टॉपिक है जो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, तो मुझे ही पता चल जाएगा कि हाँ आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, मेरे द्वारा किए हुए प्रयत्न आपको समझ में आ रहे हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी आपको और अच्छे से अच्छे टॉपिक्स और रेमेडीज़ आपके लिए बता पाऊँ, ताकि आप अपने साथ साथ दूसरों का भी इस चीज़ में कल्याण कर पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। कालसर्प योग है कि दोष है। देखिए, सबसे पहले तो कुंडली में कालसर्प दोष लोग कहते हैं। मुझे ये लगता है, जहाँ तक मुझे समझ में आता है, ये कालसर्प दोष नहीं योग है। अब आप कहेंगे कैसे? क्योंकि देखिए, कालसर्प योग ही होता है, दोष नहीं होता। क्योंकि जब तक विपरीत परिस्थिति नहीं आती, जब तक आपके पास बहुत ही ज़्यादा हार्श टाइम नहीं आएगा, आप सक्सेस अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे। आपने बहुत सारे बड़े बड़े लोगों की कुंडली में भी ये योग देखा होगा। अगर आप सचिन तेंदुलकर को जानते हैं तो उनकी कुंडली में भी कालसर्प योग है। और देखिए वो कहाँ पर हैं। अगर आप इंदिरा गांधी को जानते हैं या जवाहरलाल नेहरू को जानते हैं तो जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में भी कालसर्प योग था। तो देखिए वो कहाँ सक्सेस में उनकी कमी थी, उनकी सक्सेस तो थी, हाँ, लेकिन स्ट्रगल हो जाता है, ये जरूर कह सकते हैं। स्ट्रगलिंग होता है, लेकिन देखिए बिना प्रयास के, बिना प्रयत्न के, बिना मेहनत के कोई भी काम नहीं मिलता। ऐसे लोगों की जो कैपेसिटी होती है पावर की, या यूँ कहिए उनका तजुर्बा होता है, एक्सपीरियंस होता है चीज़ों को लेकर, वो इतना अच्छा हो जाता है कि वो आगे इस चीज़ को पॉजिटिव तरीके से इनका जो करने लगते हैं। कभी भी आप देखिएगा ये कालसर्प योग जिनकी कुंडली में भी होता है, पहले तो उनको बहुत ही ज़्यादा हताशा, निराशा, या यूँ कह लीजिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग या लेबर वर्क तक ले आएगा उनको। लेकिन अनटिल अनलेस जो आप अगर पूरी चीज़ की सारणी निकालेंगे, रिजल्ट निकालेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे, तो ये चीज़ निकलेगी उन लोगों को एक अचीवमेंट, उनको एक नेम फेम, उनको एक नेम मिल जाता है जो कि दूसरों को नहीं मिलता। तो मेरे अकॉर्डिंग कालसर्प दोष नहीं, योग है, और इसे मैं योग ही कहूँगी। देखिए कितने प्रकार का होता है कालसर्प योग। कालसर्प योग 12 प्रकार का होता है। अनंत कालसर्प योग, कुलित कालसर्प योग, आपका होता है बासुकी कालसर्प योग, शंखपाल कालसर्प योग, पद्म कालसर्प योग, महापद्म कालसर्प योग, तक्षण कालसर्प योग, करकोटक कालसर्प योग, शंखचूड़ कालसर्प योग, और एक घातक कालसर्प। दूसरा विषधर, और सबसे एंड है शेषनाग आपका कालसर्प योग। इस तरीके से 12 तरीके के कालसर्प योग होते हैं। अगर आप भी ज्योतिष सीख रहे हैं तो आपको बेसिक पता होनी चाहिए कि कालसर्प योग कितने प्रकार के होते हैं। नॉर्मल लोगों को बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन होती है कि कालसर्प योग होता तो, लेकिन कितने प्रकार का होता है। तो ये 12 तरीके का होता है, इन सबके 12 के नाम लिखे हुए होते हैं। आप कुंडली में कैसे पहचानेंगे किस व्यक्ति का कौन सा कालसर्प योग है, तो आइए इस विषय में बात करते हैं। सबसे पहले आप कालसर्प योग देखिए कुंडली में निकालेंगे कैसे। जब भी कुंडली में राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं तो उन्हें हम कालसर्प योग कहते हैं। देखिए ये चीज़ याद रखिएगा, टॉपिक जो मैं बात बोल रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर राहु और केतु के बीच में आते हैं, साथ में नहीं आते। अगर साथ में आ जाएंगे तो कई लोग उनको आंशिक कालसर्प योग बोलते हैं, और मेरे ख्याल से आंशिक कालसर्प योग कुछ किसी श्रेणी में आता ही नहीं है। अगर आप कालसर्प योग की बात करेंगे, या तो वो होता है या वो नहीं होता। कई जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, या फिर ऐसे कह दीजिए आप इस प्रोफेशन में होते हैं, लोगों को इस चीज़ की पूजा करवाते हैं और देखिए पैसे आते हैं। लेकिन आपको बेसिक अगर नॉलेज है तो आप किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे, आप अपनी चीज़ स्वयं देख सकते हैं, हाँ जी ये चीज़ है। और देखिए बहुत बड़ी बड़ी पूजाएं जब तब करवाने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो में अंत तक बने रहेगा, इसका एक बहुत ही सरल और सटीक निवारण भी बताऊंगी आपको। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम स्ट्रगल करते करते हम नेगेटिव हो जाते हैं, तो ऐसा भी नहीं होगा। ये रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा लाभ देगा। जैसे कि मैंने कहा कालसर्प योग होगा, दोष नहीं होगा। इसका भी हम निवारण मैं आपको बता दूंगी यहाँ पर। लेकिन अगर देखिए राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं तो उन्हें हम कालसर्प योग कहते हैं। साथ में देखिए जो आंशिक है उसे मैं क्यों नहीं मानती, क्योंकि क्या होता है वो देखिए
कहीं उससे अस्त तो नहीं है, उसकी डिग्री से आगे तो नहीं चला गया। अगर 7 में है तो उसका बल उसका जो नेक्स्ट जो ग्रह होगा उसका जो अंश है वो कितना है, कहीं वो उससे पीछे तो नहीं रह गया, आगे तो नहीं चला गया, तो इसलिए वो आंशिक कालसर्प योग की श्रेणी में नहीं आएगा। या तो होगा या नहीं होगा। तो सिंपल सी थ्योरी है, जब राहु और केतु के बीच में सारे जो बचे हुए 7 ग्रह हैं, देखिए 9 ग्रह तो होते हैं राहु और केतु, और रिमेनिंग कितने बच गए 7 ग्रह। तो जब 7 ग्रह यानी बचे हुए 7 ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाएंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे कालसर्प योग। बहुत ही ईजी है, आप कुंडली किसी की भी उठा के देख सकते हैं, अपने फ्रेंड्स की, फैमिली की एग्जाम्पल के लिए, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँगी 12 तरीके के कालसर्प योग है, लेकिन आप पहचानेंगे कैसे? तो देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया, उदाहरण 1। यहाँ पे देखिए राहु और केतु कहाँ है, राहु फर्स्ट नंबर पे और केतु 7वें नंबर पे। मैंने आपको बता रखा है अनंत कालसर्प योग, जहाँ पे राहु फर्स्ट नंबर में और केतु 7 नंबर में होगा। देखिए 1 और 7 यहाँ पे लिख रखा मैंने राहु और केतु, तो समझ जाइए जहाँ पे राहु 1 नंबर पे हो, केतु 7 नंबर पे होते, उसे हम क्या कहेंगे, अनंत कालसर्प योग। ये अनंत कालसर्प योग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राहु क्या है, फर्स्ट हाउस में, और केतु कौन से, सेकंड हाउसेज में। यहाँ पे मैंने आपके लिए हाउसेज भी मेंशन कर रखे हैं। जब राहु फर्स्ट हाउस में हो और केतु 7th हाउस में हो तो वहाँ पे क्या होगा, अनंत कालसर्प योग होगा। ये अनंत कालसर्प योग की कुंडली है। देखिए तो इस तरीके से आप इजीली पहचान सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं एग्जांपल लूँगी तो देखिए यहाँ पे भी राहु यहाँ पे है, केतु यहाँ पे। पहले तो देखिए कालसर्प योग है कि नहीं है। राहु यहाँ पे है, केतु यहाँ पे। अब देखिए राहु भी इंडिविजुअल यहाँ पे, केतु भी इंडिविजुअल यहाँ पे, लेकिन इनके ऊपर कोई ग्रह नहीं है, लेकिन इसके अंदर सारे ग्रह हैं, यानी राहु और केतु के बीच में बचे हुए सारे 7 ग्रह हैं। तो देखिए जब राहु आपका 3rd हाउस में हो और केतु आपका 9th हाउस में हो, देखिए यहाँ में लिख रखा है राहु केतु 3rd हाउस और 9th हाउस, तो उसे बासुकी कालसर्प योग कहेंगे। ये कौन सा कालसर्प हो गया, बासुकी कालसर्प। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, राहु 3rd हाउस में है और आपका केतु कौन सा है, 9th हाउस में है। बहुत ही इजी है। अगर आप ये सारणी बनाकर अगर आप ज्योतिष लर्न कर लें तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी एक बुक मेंटेन कर लीजिए, क्योंकि छोटे छोटे नोट्स आपको बहुत हेल्पफुल रहते हैं। जब भी आप लर्निंग से अपना वर्किंग प्रोसेस पे होते हैं तो उस टाइम आपको बहुत ईजी रहता है, अपनी नोटबुक्स खोली और फटाफट देख लिया। तो अगर आपकी 12 कालसर्प योग जो है वो मेंशन होंगे और इस तरह के एग्जाम्पल्स होंगे आपके पास, तो आप इजीली बता सकते हैं हाँ किसकी कुंडली में कौन सा कालसर्प योग है। तो ये वाला सेकंड जो एग्जाम्पल है वो कौन सा हो गया, बासुकी कालसर्प योग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3rd नंबर पे राहु है और 9th हाउस में केतु है। तो ये क्या होगा आपका बासुकी कालसर्प योग। बहुत इजी, आई थिंक इससे इजी मेथड मुझे नहीं लगता मैं आपको और बता पाऊंगी। फिर भी कोशिश रहती है आप तक अच्छी से अच्छी और शॉर्टकट तरीके से जानकारी पहुंचाना, क्योंकि देखिए बात वो नहीं है कि आप बहुत सारी बुक्स पढ़ रहे हैं, बात ये है कि मैटर आपको समझ में आता है कि नहीं आता। कहते हैं ना, पोथी पय पर जग भरा पंडित भयानक कोई। तो ये वाली वही बात है, अगर आप बुक्स पढ़ भी रहे हैं लेकिन आप ही कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब ऊपर से जा रहा हो, तो देयर इज़ नथिंग मीन टू रीड इट। बेटर आप प्रैक्टिकल देखिए, इसे करिए, अपने नोट्स बनाइए, बेसिक चीज़ें सीखिए, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं अगर हमको इसका पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए तो हम क्या करें। मीनवाइल आप तो कहेंगे जी जब वो देगा, जो असर अपना देगा योग का, अगर हम सफरिंग कर रहे हैं तो अब हम क्या करें। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो देखिए बहुत ही बड़ी बड़ी पूजाएं जब तब कराने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी कुंडली में कालसर्प योग है और उसे जरा सा भी आपको लगता है कि आपका मानसिक या शारीरिक आपको बहुत ज़्यादा हानि हो रही है, तो देखिए सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़, शिव जी की उपासना करना शुरू कर लीजिए। अगर आप शिव उपासना करते हैं तो आपकी कुंडली में जो कालसर्प योग है उसके आपको कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और दूसरा क्या है, इसका एक मंत्र है। अगर रोज़ आप एक माला उस मंत्र की जपते हैं तो मैं यूँ कह सकती आपका जो दोष है वो योग में ज़रूर बदलेगा। उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट आपकी कुंडली में नहीं आएगा। आपको कोई ज़रूरत नहीं है लाखों की हज़ारों की पूजा करवाने की, जो अगर आपको ये लोग बोलते हैं। प्लीज़ एक बार सिर्फ इस मंत्र को आप 45 डेज़ तक करके देखिए, आपको रेगुलर रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। आप मंत्र जब भी करें संकल्प लेके कीजिए, क्योंकि संकल्प लेकर कोई भी मंत्र करने से उसका रिजल्ट पूरा प्रॉपर और जल्दी मिल जाता है। तो देखिए मंत्र क्या होगा, मैंने मंत्र मेंशन कर रखा है, ओम नवकुल नागाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदया। मैं दोबारा एक बार रीड कर लेती हूँ, ओम नवकुल नागाय विद्महे
विश्वदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। ये एक छोटा सा बीज मंत्र है। अगर आप इसकी रोज एक माला करते हैं और आपकी कुंडली में काल सर्प योग है, कहीं ना कहीं आप उससे पीड़ित हैं, किसी पंडित ने आपको कह दिया, आपको ऐसा लगता भी है सेल्फ और आप ये सीख भी गए, तो आपको रोज इसकी एक माला करने से बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। और जब भी आप ये शुरू करें तो संकल्प लेके करें, शिव जी की उपासना करें। शिव उपासना काल सर्प योग में सबसे कहते हैं रामबाण इलाज होती है। तो आपको करना कुछ भी नहीं, अगर आप रोज़ शिव पिंडी पर जाकर जल भी अर्पित करते हैं तो भी आपकी पूजा मानी जाएगी, क्योंकि कहते हैं ना पूजा करने के लिए भाव होने चाहिए आपके, और आपके अगर भाव सच्चे हैं तो यकीन मानिए आपको हर चीज़ में ही रिजल्ट अच्छा मिलेगा। होपफुली आपको आज का ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा, और मेरे ख्याल से नेक्स्ट जो टॉपिक होगा मैं आपके लिए और ही बेहतरीन और अच्छा लाने की कोशिश करूँगी। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगती है फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों तक जिन तक ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती, जो आपकी तरह कोई और सफरिंग कर रहा है तो उसके लिए भी ये सॉल्यूशन उस तक पहुँच पाए। तब तक के लिए प्रणाम। ओम नमः शिवाय।